Okay, we are cam rolling. Take 3, 2. नीरव मोदी, विजय माल्या, what exactly happens to all these companies? अगर ऐसा कुछ होता है, how does the government take that money from them? And if they actually fly out of the country, then what happens? एनपीए हमारा 2008-9 में, यू विल बी सरप्राइज, 3% 2.5% वाले रोल पे था बिकॉज वी वर डूइंग वेरी वेल. लेकिन 2000 ये जो 4-5 के बाद से जो लोन्स दिए गए, जो 2009-10 के बाद, अराउंड दैट टाइम दे स्टार्टेड शोइंग सम अमाउंट ऑफ डिस्ट्रेस. वो जो गुंडे उंडे बेचते हैं वो सबका क्या होता है? देखिए वो एक गलत, आई वुड से, मैं ज़्यादा तो उसमें नहीं बोल पाऊंगा ना, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से हूँ और थैंकफुली मुझे ऐसा लोन लेना नहीं पड़ा है. अब बात करते हैं काले धन की. ये काला धन विदेश पहुंचता कैसे? हाउ डज इट एक्चुअली हैपन? द प्रमोटर्स पार्क्ड सम मनीज इन फॉरेन जुरिस्डिक्शंस. यहाँ आपका होता है ऑल योर बीवीआई, केमन आइलैंड्स, मॉरिशस, ये सारा जितना भी ऑफशोर पार्किंग ऑफ फंड्स जिसे हम बोलते हैं, भारत का काला धन बाहर है. तो अ लॉट ऑफ ऑफशोर पार्किंग ऑफ फंड्स हैपेंड. जुडिशरी पे जो इतना ज़्यादा प्रेशर है बैकलॉग्स का, जनरल जुडिशरी की, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है इन जनरल? द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लैक्स बाय अबाउट 25 to 30% ऑन एम्प्लॉय सपोर्ट. तो अगर जज बहुत एफिशिएंट होगा भी, अगर ऑर्डर डिक्टेट करने के लिए लोग नहीं है उसके पास, सपोर्ट स्टाफ नहीं है, तो वो क्या करेगा? ये जो स्विस बैंक का एक कॉन्सेप्ट है, क्या है स्विस बैंक? मतलब वहाँ ऐसा क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, क्या होता है? आई हैव नो क्लू अबाउट दिस. Well, hello, this is ABP Live Podcast. I'm Abir Lahiri. We try to bring all those conversations जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा खुल सकता है और कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा. आज मेरे हाथ में लगी एक किताब, डिफॉल्टर्स पैराडाइज लॉस्ट, डीमिस्टिफाइंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, written by this gentleman, अनंत मिराटिया. हेलो, एडवोकेट अनंत मिराटिया. क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक. देखिए, ये ना थोड़ा भारी भरकम टर्म है. बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे होंगे, दे विल बी थिंकिंग कि कुछ बड़ा बवाल और ये सब होगा. लेट्स फर्स्टली डिकोड व्हाट एग्जैक्टली इज आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और उसके बाद हम डिटेल में बाकी चीज़ें बात करते हैं. ज़रूर. ठीक है, आप बताइए है क्या ये बला है क्या आखिर? जितना मैं समझ सकता हूँ एज अ लेमैन, वो ये है कि बहुत सारे जो कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, बहुत सारे लोग जो दिवालिया हो जाते हैं, उसके अराउंड ये है. क्या मैं सही हूँ या मैं गलत? कुछ हद तक. ओके. तो पहली बात मैं बोलूँगा, मैं कोई बला नहीं है, ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है. ओके. एक अच्छा कानून है जो इस सरकार ने लाया है 2016 में. सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये दिस इज़ अ लॉ which basically facilitates companies and facilitates, even for that matter, larger banks, financial institutions to take appropriate legal steps to ensure कि अगर कोई कंपनी डिस्ट्रेस सिचुएशन में है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, उसको रिवाइव करने का, रीस्ट्रक्चर करने का, और अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसको लिक्विडेट करने का, क्लोज करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है ये. Okay. ये वैसे इन सिंपल वर्ड्स इट्स अ लॉ. ओके. In next, you can look at it, it's a law which is more so brought in with the intent of clearing up a lot of जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के इश्यूज थे, पुराने बैंकिंग फाइनेंशियल मेस थे, वो इसका ऑब्जेक्टिव है. इसके मेन बेनिफिशियरीज बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. इनका करोड़ों करोड़ रुपया डूबा हुआ था या अटका हुआ था, जिसके चलते हम लोग भी सफ़र करते हैं एज अ लेमैन. इंटरेस्ट रेट्स गो अप, सो वी हैव टू बेयर द प्राइस फॉर इट. और ये फोर्थ इसका एस्पेक्ट ये है कि जो इंडस्ट्री है पर से, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी कुछ जगह चीज़ों की मिसयूज़ हो रही थी, कुछ जगह जेन्युइन बिजनेसमैन वर नॉट गेटिंग अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी और अ क्लियर अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव एंड कम बैक. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिस वाज वन कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जो इन सब चीज़ों को आई वुड से फैसिलिटेट करता है, एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके एक टाइम बाउंड मैनर में चलाने की कोशिश करता है. Okay. When we talk about non-performing assets, these are वो लोन टेकर्स जिन्होंने लोन वापस नहीं किया बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक के पास क्या क्या एवेन्यूज होते हैं अपने पैसे वसूल करने के? ओके, तो इसके लिए ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा बैकग्राउंड में भी समझना पड़ेगा. बट टू आंसर योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, प्रायर टू दिस लॉ, ये कानून आने के पहले, अगर एक बैंक लोन देता है, पहले बात तो ये होता है कि ये सवाल पता नहीं कोई नहीं, बहुत कई बार इस लॉ की आलोचना भी होती है, क्रिटिसिज्म भी होती है कि इंसॉल्वेंसी कोड सिर्फ एक रिकवरी लॉ बन चुका है, बैंक सिर्फ पैसा रिकवर कर रहे हैं, ये है वो है. चलिए ठीक है, मैं आई टेक ऑल द क्रिटिसिज्म इन गुड फेथ, इन गुड बेसिस, कि हाँ ठीक है.
लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते हो कि जिन बैंक्स ने जब पैसा दिया था, जो 20 साल 15 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले, उनके क्या पैरामीटर्स थे, उन्होंने क्या सही तरीके से ड्यू डिलिजेंस करके पैसा दिया, किस बेसिस पे पैसा दिया, तो वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। रही बात आपकी जो स्पेसिफिक क्वेश्चन की, बैंक्स के पास 3-4 रेवेन्यूज़ होते थे। एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल होता था डेट रिकवर करने के लिए, सरफेसी करके कानून था उसके कनेक्टेड कि कैसे आप सिक्योर्ड एसेट्स अगर आपके पास हैं तो आप उसको ऑक्शन करें, किसी ने आपसे लोन लिया, सिक्योरिटी दी, आप उसको ऑक्शन करें, पैसा रिकवर करें। दैट इज सरफेसी कानून। वो सरफेसी कानून था जिसकी सुनवाई DRT करके डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में होती थी। उसका एपेलेट फोरम DRAT था, फिर मैटर हाई कोर्ट में जाता था, ऑल ऑफ दैट। दूसरा एक ऑप्शन था ऑब्वियसली सिविल सूट्स, रिकवरी सूट्स, दैट वाज वन अनदर ऑप्शन। तीसरा एक था कि कंपनियों को वाइंडिंग अप, कंपनीज एक्ट में प्रोविजन था कि अगर किसी कंपनी का डेट 1 लाख रुपए के ऊपर का है जो वो सर्विस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ 1 लाख रुपए उस समय, क्योंकि पुराना कानून, द बैंक्स कुड गो फाइल फॉर अ वाइंडिंग अप ऑफ दैट कंपनी कि अब इस कंपनी के चलने की हालत नहीं है, इसको वाइंड अप किया जाए। अच्छा, और इसको पहले था और 1 लाख की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो फिर मतलब वो एक्चुअली तो उसको स्टार्ट किया था जब मुझे, आई डोंट रिमेंबर विच ईयर, बट इट वाज 500 रुपीज़, बट दैट वाज इन द 90s और इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर अराउंड दैट। उसको फिर एनहांस करके 1 लाख कर दिया गया, बट 1 लाख वाज व्हाट द लास्ट, जब ये कानून आया तो ये भी 1 लाख से इसका स्टार्ट हुआ कि 1 लाख वाज द थ्रेशोल्ड ऑफ डिफॉल्ट, कि अगर 1 लाख रुपए तक आप नहीं दे पा रहे हैं अपने बैंक को तो आई कैन गो बिहाइंड यू फॉर रिकवरी। इसके अलावा ऑफ कोर्स देवर दीज वर द लीगल रूट्स, लीगल जो तरीके हैं। उसके अलावा बैंक का जो अपना तरीका होता है कि कुछ बैंक कोर लीगल रिकवरी में नहीं जाके लोन्स को रीस्ट्रक्चर करते थे। कई बैंक्स जो था वो प्रमोटर्स के साथ बैठ के वन टाइम सेटलमेंट्स वर्कआउट करते थे कि ठीक है भैया, हमने आपको 50 करोड़ दिया विद लोन, ऑल पेनल्टीज विद इंटरेस्ट एंड ऑल दैट इज कम डाउन टू 75 करोड़। द प्रमोटर इज विलिंग टू नाउ कम ऑन द टेबल एंड से ठीक है 75 की जगह मैं आपको 60 दूंगा या 55 दूंगा, ये उसमें 6 महीने में दूंगा। लोन बैंक्स वुड से चलो ठीक है, आई विल टेक दिस, इट इज अ केस टू केस बेसिस। ठीक है, सो दैट दीज वर द ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच दीज रिकवरीज वर टेकिंग प्लेस। जो गुंडे बेचते हैं वो सबका क्या होता है? देखिए वो एक गलत, आई वुड से मैं ज़्यादा तो उसमें नहीं बोल पाऊंगा ना, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से हूँ और थैंकफुली मुझे ऐसा लोन लेना नहीं पड़ा है। लेकिन देखिए ये जो लोन्स कॉर्पोरेट्स को दिए जाते हैं, हाँ, उसमें तो गुंडे नहीं बेचते सवाल हैं, कॉर्पोरेट्स को तो गुंडे नहीं लेकिन बेचते। ये भी सच है, ये आती है हमारे पास भी कई बार ऐसे लोग आते हैं कि सर हैरेसमेंट हो रहा है, सर बहुत प्रेशर हो रहा है, कुछ बैंक्स हैं, कुछ बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs, हाँ वो सब है जो हु सेंड पीपल, जो अब कई बार थोड़े से क्रूडली कर देते हैं, कई बार थोड़े से प्रेशर बिल्डिंग करते हैं, तो वो भी होता है उसके अगेंस्ट। लेकिन अब काफ़ी कोर्ट्स ने ऐसे ऑर्डर्स पास किए हैं, हाई कोर्ट्स वगैरह ने, कि अगर आप ऐसा कोई भी इलीगल मैकेनिज्म अप्रोच ये करते हो तो जो बोरोवर है वो उल्टा जाके कोर्ट में कैन फाइल अ पुलिस कंप्लेंट फॉलोड बाय अ कोर्ट केस और व्हाटएवर इट इज एंड गो बिहाइंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बट अब पीपल हैव टू बी अवेयर कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरीके से हैरेस कर रहा है या कोई उसका सपोज्ड एजेंट जिसको उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है कि आप करो, वो कर रहा है, प्लीज़ फाइंड अ वे टू आप रिकॉर्ड कर लीजिए। टैब नाउडेज इज ऑल पॉसिबल, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट दैट टेक्नोलॉजी की दुनिया है। आप रिकॉर्ड कीजिए, आप कॉल ये कीजिए, यू क्रिएट इनफ एविडेंस, गो टू द कॉप्स डोंट दिस थिंग, यू फाइल अ केस इन द दिस थिंग इन द कोर्ट एंड उसकी सुनवाई होती है। और आज के दिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो हैं वो बहुत इमेज कॉन्शियस है, वो भी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम आए कि अच्छा ये तो गुंडागर्दी वाला इंस्टीट्यूशन है, मैं नाम भी नहीं लूंगा कि बैंक। सही बात है। तो पीपल वुड वांट टू स्टे अवे, सो वाइल वो होता है लेकिन उसके रेमेडीज भी हैं। ओके, मेक सेंस। ठीक है, अब क्या चेंज हुआ 2016 के बाद जब नए आए, इसके बाद बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास क्या एवेन्यूज नए आ गए जिससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को आप सही कर सकते हो? ओके, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग फिर अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम आई क्यों, कि आज के दिन हमको ये लॉ लाना ही पड़ा और उसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट, और दैट वुड बी अ राइट बेटर सीक्वेंस फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। मेक सेंस, लेट्स डू दैट। देखिए 91 में लिबरलाइजेशन हुआ। आई एम नॉट वेरी श्योर अगर आपके ऑडियंस को मालूम है, लेकिन लिबरलाइजेशन और जो प्राइवेटाइजेशन का जो दौर था, जिसको LPG की रिफॉर्म्स बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ये आई प्रेज्यूम अ लॉट ऑफ दिस
यंगर जो क्राउड दैट सीज, इनको तो मालूम भी नहीं होगा कि ये सब नहीं, चीजें बट हुई मुझे है। लगता है इकोनॉमिक्स में अब सबको पढ़ाया जाता है, या सोशल स्टडीज 91 में में, हाँ। ये पढ़ाया जाता है कि ये 1991 में मनमोहन सिंह उस टाइम पे हमारे Finance minister फाइनेंस थे। मिनिस्टर थे, वो लाए थे। ये कोई बहुत आउट ऑफ चॉइस नहीं हुआ था। उस टाइम इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स आर इन अ वेरी बैड शेप, Shape. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी इकोनॉमी की, तो वो लाए गए। लेकिन उसका कुछ अच्छे परिणाम आए, गुड रिजल्ट्स। अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स केम इनटू द कंट्री, बिजनेस स्टार्टेड बूमिंग, राइजिंग, इट वाज गुड। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई गिव ड्यू क्रेडिट टू जो 1999 से 2004 का जो एक इंडिया का जो दौर था, जहाँ काफ़ी नींव रखी गई अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ की एंड थिंग्स ऑफ दैट नेचर। तो एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हो चुका था, बिजनेसेस वर एक्सपैंडिंग। ओके, this expansion continued post that also. Now, this comes where the tricky period is there, where businesses are expanding and they are now going for sometimes unrealistic, I would say, expansion plans जहाँ loans की ज़रूरत है। Okay. They would approach the banks. ये बात हुई है कई जगह, आप कई फोरम्स में भी आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, डॉक्यूमेंटेड भी है कई जगह। इनफैक्ट एक वाइट पेपर रिलीज़ हुआ है फरवरी 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि प्री 2014 किस हालात में इंडियन इकोनॉमी को हैंड ओवर किया गया था या अक्वायर किया था इस प्रेजेंट रिजीम ने। सो व्हेन दोज लोन्स वेर गिवन, what I was mentioning earlier, there was a lack of due diligence, there was a lack of accountability। सबसे बड़ी बात, कोई सिर पैर नहीं है कि लोन क्यों दिए जा रहे हैं। रिकमेंडेशंस आ गए, फ़ोन कॉल्स आ गए एंड लोन्स वे गिवन। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर लोन में मेरिट नहीं था, बट काफ़ी लोन्स में ये चैलेंजेस थे। जो प्रपोजल्स के बेसिस पे लोन्स दिए जाने चाहिए, उन प्रपोजल्स को सही तरीके से स्क्रूटिनाइज नहीं किया गया, ऑफिशियल्स के ऊपर बहुत दबाव था, वो सब चीज़ें हुई। इस चक्कर में क्या हुआ कि जितना पैसे की मार्केट में ज़रूरत थी या जितनी नहीं देना चाहिए था, रादर आई वुड से, दैट वाज अ फ्री फ्लो ऑफ फंडिंग इनटू द मार्केट। सो अ लॉट ऑफ मनी वाज गिवन एज लोन्स। 2008 का फिर आया आपको क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया एक्चुअली अगर आप देखें तो 2008-9 के क्राइसिस में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी वाज डूइंग वेल, जीडीपी हमारा अच्छा ग्रोथ रेट पे था। एनपीए हमारा 2008-9 में, यू विल बी सरप्राइज, 3% 2.5% वाले रोल पे था, बिकॉज वी वर डूइंग वेरी वेल। लेकिन 2000 ये जो 4-5 के बाद से जो लोन्स दिए गए, जो 2009-10 के बाद, अराउंड दैट टाइम दे स्टार्टेड शोइंग सम अमाउंट ऑफ डिस्ट्रेस, क्योंकि पैसा लेने के बाद उस पैसे को, रियलिटी इज लॉट ऑफ दीज कंपनीज डिड नॉट यूटिलाइज द मनी फॉर द पर्पस इट वॉज टेकन फॉर। या तो वो पैसा किसी और प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ से मूव आउट कर दिया गया। मैं उसको चलिए साइफनिंग नहीं बोलूँगा, बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ प्रमोटर को। लिया आपने एक कंपनी के लिए, लेकिन उसी की सिस्टर कंपनी को अब वहाँ ज़रूरत पड़ी, चलिए आपने डाला, राइट रॉन्ग वो कानून देखेगा। कई जगह कॉन्शियसली द प्रमोटर्स पार्क सम मनीज इन फॉरेन ज्यूरिसडिक्शंस, चलो किसी दिन 19 समय आएगा तो उसके लिए पार्क कर देते हैं। यहाँ आपका होता है ऑल योर BVI, केमन आइलैंड्स, मॉरिशस, ये सारा जितना भी ऑफशोर पार्किंग ऑफ फंड्स जिसे हम बोलते हैं, भारत का काला धन बाहर है, तो अ लॉट ऑफ ऑफशोर पार्किंग ऑफ फंड्स हैपेंड। अब क्या, देयर वर वेट्स, पीपल वर डूइंग इट, कॉम्प्लेक्स वेज, वेब ऑफ कंपनीज, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, तीसरी कंपनी को लोन दे रही है, एंड वन वे और दी अदर अल्टीमेटली मनी इज मूविंग आउट ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम में पैसा जिस फॉर एग्जाम्पल आपने ये दिखाया कि आप एक प्रोडक्शन फैसिलिटी डाल रहे हैं जहाँ आपको 500 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, आपको 500 करोड़ रुपए आ भी गए बैंक से सैंक्शन, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसा बनाया जो चाहिए था, जो जिसके हिसाब से 1000 करोड़ आना था, बैंक से आपने बात कर आके 500-600 करोड़ ले लिया। अब आपका एक्चुअल कुछ क्लैरिटी है ही नहीं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना भी है, नहीं करना है, या आपका रियल हो सकता है रिक्वायरमेंट इज 200-300 करोड़ ही। जो एडिशनल पैसा है उसको या तो बाहर निकाल दिया गया, किसी और बिजनेस में लगा दिया गया, एसेट्स ले लिए गए। अगर आप ध्यान रख, इफ़ यू ट्राई एंड रिमेंबर 2008, 9, 10, 11, 12 का जो ये पीरियड था, दिस वाज अ फैंसी टाइम व्हेन द लाइक्स ऑफ the Vijay Mallya's and the Modis were emerging, the Nirav Modi की बात कर रहा हूँ मैं, they were emerging and they were fancy lifestyle, बिल्कुल सब चीज़ें बहुत fancy, glamorous, ये सब चीज़ें हो रही थी। Loans were already showing distress। बैंक्स को ये करना चाहिए था कि उस टाइम से ही कड़े मेजर्स लेने चाहिए थे, बट बैंक्स का भी ये कंसर्न था कि अपने लोन्स दे दिए हैं, अगर हम अपने दिखाएंगे कि दीज लोन्स हैव गॉन बैड
तो हमारी image खराब होगी। हमारी इमेज खराब होगी, इकोनॉमी Economy- शेक, कॉमन इतना तो हम समझ रहे हैं। बैंक स्टार्टेड डूइंग समथिंग कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। मतलब उन्होंने एक मतलब कुछ प्रमोटर्स के साथ मिलके एक हिसाब किताब, एक जुगाड़ लगाया कि चलो 31 मार्च को हमें ये दिखाना है ना कि ये लोन क्लीन एंड ग्रीन है, चलिए अच्छा चल रहा है, तो हम एक छोटा सा अमाउंट सैंक्शन कर देंगे कंपनी को टू सर्विस आर इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर, और वापस अपने ही अकाउंट में ले लेंगे। आई एम नॉट श्योर इफ यू अंडरस्टूड दिस। तो ये तो वापस से एक एक्स्ट्रा लोन दे दिया आपने, एक एक्स्ट्रा छोटा सा लोन देके ताकि वो इंटरेस्ट सर्विस कर ले, ताकि वो लगे कि हाँ कंपनी इज डूइंग एवरीथिंग फाइन। या फिर कुछ केसेस में कंपनीज को बहुत प्रेशराइज करके बोला ठीक है आप सिर्फ एक पार्ट इंटरेस्ट या एक इतना से जो लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट है उसको आप दे दीजिए, हम आपको नहीं दिखाएंगे। जो भी बैंकिंग नॉर्म्स के अंडर में मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ दे केप्ट शोइंग दिस एज गुड लोन्स which had become already non-performing assets or defaulting loans where monies were not coming in, service नहीं हो रहे थे, the interest was not getting serviced for these loans। ये सिलसिला चला इंडिया में 2009-10 से लेके 2014-15 तक, where evergreening was happening very very clearly, which is where a lot of these loans started getting ballooned up eventually। Okay. क्योंकि अल्टीमेटली देखिए लोन आपका हो चुका है ख़राब 2009-2010 में, अंडरलाइंग क्या है, या तो एसेट है ही नहीं। Like if you take some of these companies, for example, if you take नीरव मोदी's example, वो जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स थे 10-12 हज़ार करोड़ के या जो भी, तो उसकी अंडरलाइंग एसेट तो कुछ है ही नहीं। आपने तो पेपर पे यू क्रिएटेड मनी आउट ऑफ पेपर, यू क्रिएटेड रॉन्ग फैब्रिकेटेड पेपर ऑफ forged पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, एंड बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स देयर वर लोन्स गिवन एंड गिवन एंड गिवन। सो इट इज नॉट इवन दैट कि 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पे 10,000 करोड़ का लोन है, चलो 3,000 करोड़ तो आप निकाल लेंगे उससे। इसमें ये भी होता है कि जहाँ लैंड इन्वॉल्व है वहाँ तो चलिए वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है कि आज हम बेच के चाहे इस कानून में चाहे किसी भी कानून में कुछ रिकवर कर सकते हैं। सही बात है। जहाँ प्लांट एंड मशीनरी इन्वॉल्व है कुछ हद तक वो इरोड हो जाती है, खराब हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। सो 2014-15 इंडिया वॉज already at a juncture where the financial mess was getting really difficult। उस टाइम के RBI गवर्नर्स खुद की स्टेटमेंट्स रही हैं कि नो India is headed towards a financial challenge, financial trouble। That is when 2014 में ही शायद इसका बिल लाया गया था, 14 या 15 में for sure। This was a brainchild of late Shri Arun Jaitley ji, and I think it was one of the best, I would say, future looking enactments that was brought in, जिसमें उनको समझ में आया कि नहीं ये गलत हो रहा है। ये अलग अलग जो कानून हो रहे हैं, एक जगह सरफेसी का एक्शन चल रहा है, एक जगह कुछ और एक्शन चल रहा है, चेक बाउंस अपनी जगह चल रहा है, सिविल केसेस हैं। BIFR करके एक बॉडी लाई गई थी, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल, BIFR बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जहाँ सिक कंपनीज को रिवाइव किया जाए। 80s में लाया गया था, ये दिल्ली में सेटअप किया गया था। तो लोग क्या करते थे कि उस टाइम पे कंपनी को, जहाँ कंपनी छोटी डिस्ट्रेस में आई, ये 80s की बात कर रहा हूँ मैं, सोचिए 80s में इंडिया का हमारा दिमाग ऐसा है कि हमको जुगाड़ निकाल लेते हैं, कोई तोड़ निकाल लेते हैं कि क्या करना है। डिस्ट्रेस में है, जाके कंपनी को रजिस्टर करा दो BIFR में, देयर इज अ मोरेटोरियम अगेंस्ट और रिकवरी एक्शंस। तो कोई बैंक आपसे पैसा वाकफ रिकवर कर नहीं सकता है। कंपनी सिक है तो कंपनी को कुछ समय लगेगा रिवाइव करने में, और फिर वो कॉन्शियसली मूव ही नहीं करते थे पेपर्स की, कंपनी बस उसी स्टेटस को में रहे 5 साल 10 साल 6 साल, ये सब हुआ। तो ये सारी चीज़ों को सीखते हुए द गवर्नमेंट थॉट we need a more comprehensive and a more very time bound law। ये one of the few laws है, I would say one of the first laws, हर चीज़ का टाइम पीरियड दिया गया है इसमें, 7 days, 14 days, 30 days, initially you complete the process within 180 days, maximum extendable now by 330 days। हर चीज़ का टाइम पीरियड है। क्रिटिसिज्म आएगा जो कि हम डिस्कस करेंगे कि हाँ ठीक है टाइम नहीं हर चीज़ में आप फॉलो कर पाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई मेरा भी वही पॉइंट था कि क्या टाइमलाइन फॉलो होती भी है, टाइमलाइन फॉलो नहीं हो पा रही है, लेकिन उसका ब्लेम आप किस पे डालेंगे, दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट इशू। वो इजी, सबसे इजी होता है जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही है। आई एम नॉट फ्रॉम द जुडिशरी बट आई एम पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम, राइट। आई विल आंसर दैट बिकॉज़ दैट इज अ सेपरेट डिबेट। हां, दैट विल बी अ सेपरेट डिबेट। दिमाग में 2 सवाल आ गए हैं, ठीक है, एक ये जुडिशरी पे हम बात करेंगे और एक और है, ठीक है, जरूर आई एम मोर देन हैप्पी टू। ठीक है। तो दैट इज वेयर लॉ वाज रिक्वायर्ड। तो 2016 में इसको लाया गया। देखिए नया कानून था, ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज थे, डेवलप हो रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे। कोई भी आप नई चीज़ लाएंगे और इतनी ड्रास्टिकली डिफरेंट चीज़ लाएंगे जो इंडिया में है ही नहीं पहले। इंडिया नेवर हैड अ कॉम्प्रिहेंसिव इंसॉल्वेंसी लॉ लीगल स्ट्रक्चर फॉर कंपनीज। डू वेस्ट हैव? या यूएस में है चैप्टर 11 जिसे हम करते हैं कि सबसे इजी जो अपनी कंपनी को इंसॉल्वेंट, वेस्ट में है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया,
सिंगापुर में भी है, वहाँ पर भी एक लॉ है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज हैव एज वेल. Okay. अलग अलग टाइप उनका अपना ठीक है, हाँ, स्ट्रक्चर है, सबका अलग लेकिन है. वेस्ट डेफिनेटली हैज़ इट. इंडिया में था, इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स का था, Okay. वाइंडिंग अप वॉज देयर. वाइंडिंग अप में कई बार स्कीम ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग लाई जाती थी कंपनीज एक्ट में, Okay. लेकिन ऐसा नहीं था. ये लॉ आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंसेस क्या है. मतलब आई कैन गेट इनटू माइक्रो, बट आपको आई गिव यू हाँ, ब्रॉड मतलब सम माइक्रो डेटा. शायद बहुत ज़्यादा लीगल टर्म हो जाएगा तो डेटा, शायद मैं किसी सिर्फ डेटा पे बात करूंगा. ठीक है. डेटा से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या हो रहा है. प्रमोटर को पहले लगता था भैया अगर पैसा बैंक का मेरे पास है तो आई एम, इसको बोलते हैं ना, आई एम द VVIP गेस्ट ऑफ द बैंक. बैंक मुझे कुछ कर ही नहीं सकता है, बिकॉज अगर बैंक मुझे ही व्हाट डू आई से करेगा तो मैं पैसा ही नहीं दूंगा. पैसा नहीं दूंगा, मुझे ही मार देगा, या मुझे ही अगर कहीं ना कहीं किसी भी रूप में हार्म Harass करेगा, करेगा, हैरेस करेगा, जेल करवा देगा, व्हाटएवर, मैं नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट. और उसको मालूम था कि कंपनी तो मेरी है, बैंक कुछ कर नहीं सकता, एक दो एसेट बेचेगा, मैं लीगल प्रोसीडिंग में जाऊंगा, 10-5 साल खींच जाएंगे. ये लॉ आने के बाद सबसे पहले तो प्रमोटर माइंडसेट में बहुत मेजर शिफ्ट आया है. अब लोगों को मालूम है कि कंपनियां हमारे हाथ से जा रही हैं. मैं बहुत ज़्यादा कंपनीज का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन पब्लिकली जो कंपनी मेरे बुक में मेंशन है, अगर भूषण स्टील और SR स्टील जैसी कंपनियाँ जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स रहे हैं देश के एक टाइम पे ना, देयर पीपल हु रन ह्यूज कंपनीज, इफ दे हैव गॉन इनटू द हैंड्स ऑफ न्यू पीपल, भूषण वाज एक्वायर्ड बाय टाटा, SR वाज एक्वायर्ड बाय द ArcelorMittal एंड निपॉन के ग्रुप का जो एक जॉइंट वेंचर ने लिया था उसको, एंड मेनी अदर कंपनीज, रुचि सोया को पतंजलि ने लिया. सो दैट वे अगर इतनी सारी कंपनीज हैव स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द प्रमोटर्स हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट नाउ आई कांट टेक दिस बैंकिंग बिजनेस वेरी लाइटली. अगर बैंक से लोन लिया है, अगर नहीं चुकाऊंगा तो पहले 20 साल टाल सकते थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल टाल सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं. कंपनी विल गो आउट ऑफ माई हैंड्स. उसके बाद बैंक विल गो बिहाइंड मी एज अ पर्सनल गारंटर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स जिसकी पर्सनल गारंटीज हमने दी है. और जो आपके सिक्योर्ड एसेट्स हैं वो कब्जे हो वो सकते तो हैं. हाँ, वो अच्छा, तो अब कंपनी किसी और को दे दी जा सकती है. दे भी दी जा सकती है. और जिस दिन कंपनी इंसॉल्वेंसी में एडमिट होती है, एक सर्टन प्रोसेस है उसमें. पहले तो आप ये करते हैं कि जब एप्लीकेशन फाइल होता है, जो टिपिकल कोर्ट का सिस्टम है, उसमें होना चाहिए 14 डेज, लेकिन कंपनीज कम, दे टेक टाइम, ये है वो है, दे गिव देयर रीजंस. कोर्ट आल्सो वांट्स टू टेक अ सेफ दिस थिंग, सेइंग कि हमने बहुत हड़बड़ में कर भी दिया, वो अपील पे जाएंगे, बोलेंगे फेयर अपॉर्चुनिटी वाज नॉट गिवन टू बी हर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन जिस दिन कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज सस्पेंडेड एंड द कंपनी का कंट्रोल, ये एक बहुत बड़ा मेजर पैराडाइम शिफ्ट है कि कंपनीज कंट्रोल इज फ्रॉम डेटर इन कंट्रोल का जो रेजिम था, उससे मूव करके हम क्रेडिटर इन कंट्रोल रेजिम में आ गए हैं. तो उसी दिन कंपनी का बोर्ड होता है सस्पेंड, और कंपनी की पूरी जो आई वुड से सारी डिसीजन मेकिंग गोज टू द लेंडर्स हु फॉर्म समथिंग कॉल्ड द COC, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. ओके. इसमें खाली लेंडर होते हैं, आपके ट्रेड क्रेडिटर्स नहीं होते हैं. Okay. वो बेचारे बहुत पिटते हैं इस लॉ में. वो दैट इज समथिंग अनदर मे बी व्हिच वी कैन डिस्कस. ठीक है. आई होप कि मैं हर बार इस चीज को बोलता हूँ. कौन से होते हैं मुझे एक बार ये समझाइए. जिसने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया है सर, आपके वेंडर्स बेसिकली, आपको माल सप्लाई किया है, जिसने आपको व्हाटएवर रॉ मटेरियल दिया है, ठीक है, वो नहीं आएंगे इसमें. वो आते हैं, लेकिन उन तक आते आते पैसा कुछ बचता ही नहीं है कि उनको कुछ मिले. सो मैं हमेशा बोलता हूँ, गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ कंसिडर उनके लिए भी कुछ इस कानून में कुछ चेंजेस में कुछ है, प्रोविजंस है. लेकिन जैसे ये कानून पैन आउट कर रहा है, जो इसका पर्पस था ओरिजिनल, 8 साल हो गया, पर्पस हैज़ बीन आई थिंक वेल सॉल्व्ड. नाउ इट्स टाइम फॉर द लॉ टू लुक एट नेक्स्ट, इसको बोलते हैं ना IBC वर्जन 2.0. ओके. तो अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्रॉस बॉर्डर की, पर्सनल गारंटर्स की, वो अलग चीज़ें हैं. बट एनीवे, सो एक तो वो प्रमोटर के माइंडसेट में चेंज आया है. ठीक है. अगर हम डेटा की बात करें मोटा मोटी, ये करीबन 7.5-8 साल में, एज ऑन 31 मार्च 2023, एक तो इसमें डेटा बहुत ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल है. कोई भी जाके, एक वेबसाइट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, इट्स लाइक अ रेगुलेटर, सेबी जैसे रेगुलेटर है, ठीक है, ऑफ IBC. उनके न्यूज़लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल डेटा अवेलेबल है. आप जाइए, स्टडी कीजिए, 2-3 न्यूज़लेटर्स निकालिए, आपको एक आइडिया मिलेगा कितना ट्रांसपेरेंटली सारा डेटा अवेलेबल है, जो किसी और कानून में इंडिया की हिस्ट्री में नहीं रहा है. उस डेटा के हिसाब से 31 मार्च को 7,325 कंपनीज अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैव गॉन इनटू इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में एडमिट की गई हैं. उसमें से 891 कंपनीज के रेजोल्यूशन प्लान्स निकल के अप्रूव हो गए हैं. अराउंड 2,249 कंपनीज, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, हैव बीन पुट इनटू लिक्विडेशन, कि इसका रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है, इसको लिक्विडेट करो.
लिक्विडेशन भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, लिक्विडेशन में भी कई बार पूरी कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न बेसिस लॉक स्टॉक एंड बैरल कोई थर्ड पार्टी ले सकती है। अच्छा। या उसके एसेट्स को आप एसेट वाइज बेच सकते हैं, बिजनेस वाइज बेच सकते हैं। लिक्विडेशन में भी रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम ला सकते हैं जहां आप कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं। तो उसमें भी ऐसा नहीं कि लिक्विडेशन इज़ अ वेरी नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है। और वैसे भी अगर एक कंपनी बीमारू है, करोड़ों रुपए देने हैं उसको, किसके कॉस्ट पे आप उस कंपनी को अलाइव रख रहे हैं? एट द कॉस्ट ऑफ द बैंकर्स एंड द वेंडर्स। सो इट्स टाइम यू हैव टू टेक सम टफ डिसीजंस इफ यू वांट टू क्लीन अप द मेस। ठीक है। ये हो गए आपकी 891 प्लस 2249, करीबन 2200-2300 कंपनीज ऐसी हैं इसमें जहाँ बहुत इंटरेस्टिंगली या तो प्रमोटर्स ने कुछ ना कुछ करके रिजॉल्व करके, सेटलमेंट्स दे के, विड्रॉ करके या अपील में जाके क्लोज करके, they have withdrawn the company, taken it out of the insolvency regime, and that is the most promising factor for me. Okay. उसमें कुछ again there are two categories. One is pure settlements and withdrawals, and one is appeal and other closures. तो दोनों मिला के कुछ 2200 कंपनी होती है। ठीक है। तो आप ये सोचिए 7300 कंपनी में अगर 2200 कंपनी को प्रमोटर वापस अगर अपने किसी भी हालत से निकल रहा है इस IBC की आई वुड से दायरे से वापस बाहर है, मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा हूँ, दायरे से बाहर निकलना चाह रहा है, which is about a good almost 30%. Again, it makes sense. Which means उसको अब डर लगने लग गया है कि नहीं कंपनी हाथ से गई तो मेरी पूरी मेहनत चली जाएगी, whatever it is. So वो mindset is very important. और उसके बाद which we are left with about 2000 कंपनी जिनका प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 891 कंपनीज हैं इनमें जो रेजोल्यूशन का जो भी IBC का प्रोसेस रन हुआ, सिंपली अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं, एक डिस्ट्रेस कंपनी है, उसमें IBC का प्रोसेस ट्रिगर होता है। हाँ, मैं इसी को मैं सेम क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो उसी का आंसर वापस एक सवाल में पूछता हूँ। हाँ। मान लीजिए एक XYZ लिमिटेड कंपनी है। हाँ। उसने 200 करोड़ का लोन लिया। ठीक है। उसके कंडीशंस ऑब्वियसली अलग होंगे तो सब चीज़ के अलग है। उसने 200 करोड़ का लोन लिया, उसने अपना पैसा कहीं और यूज़ कर दिया और कुल मिला के डिफॉल्ट आ गया। अब बैंक के EMIs नहीं दे पा रहा है वो। अब क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है? बैंक पहले जाके एक अपील फाइल करेगा, बैंक जाके एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, अपील तो सॉरी ये करेगा। बैंक जाके एक केस फाइल करेगा कि भाई साहब आप पैसा नहीं दे रहे हैं। अब क्या होता है? गुड, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट आई डोंट थिंक वी हैव कवर्ड दिस समवेयर एल्स। सो ये एक प्रोसेस को रन करना विल बी इंटरेस्टिंग। ठीक है। आप ही के एग्जांपल लूंगा और लास्ट तक आपके एग्जांपल पर ही क्लोज करेंगे हम लोग। आबिर लिमिटेड, आबिर प्राइवेट लिमिटेड। लेट्स नॉट डू दैट, यू डोंट वांट टू रन द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, यू वांट टू बी समबडी। I actually want to buy a company. Exactly, I was about to say you want to be the resolution applicant. ठीक है, I really want to you want to be the acquirer. मैं वो भी जानना चाहूंगा कैसे करते हैं। हाँ, तो लेट्स कॉल इट ABC। ABC प्राइवेट लिमिटेड 200 करोड़ का लोन लेता है, जाके कहीं जो भी झोल व्हाटएवर 200 करोड़ का डिफॉल्ट है। आज के दिन कंपनी के पास एसेट्स वगैरह मिला के शायद 30-40 करोड़ 50 करोड़ टिपिकल जो सिचुएशन आती है वो है। ओके। लेकिन लायबिलिटी 200 करोड़ की ठीक है। है। बैंक की 200 करोड़ की है या बैंक की प्लस अदर्स की मिला के 200 करोड़ की है। जो मेन बैंकर होता है, कोई भी एक बैंकर जिसका भी 1 करोड़ के ऊपर का ड्यू है, कई बार तो बैंक फाइल करते ही नहीं है, वेंडर करोड़ के ऊपर है। आपने 1 लाख बोला। 1 लाख से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कोविड के समय पर, जब कोविड आया इंडिया में, मार्च 2020 में इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया, ब्रिंग द थ्रेशोल्ड फ्रॉम 1 लाख टू 1 करोड़। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था 2016 से 2020 में 1 लाख के थ्रेशोल्ड के चक्कर में बहुत सारी छोटी MSME कंपनी बहुत फंस गई थी। बहुत मतलब 1 लाख बहुत छोटा अमाउंट होता है लॉजिकली। अगर सोचिए ना, 15 लोग अगर आपके जो किसी को 8 लाख देना है, 6 लाख देना है, 12 लाख देना है, 4 लाख देना है, ये 10 लोग ने केस फाइल कर दिया, आपको एक बार में 70-80 लाख आप कैसे, आपका कैश सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा। सो दैट वाज कोलैप्सिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज इन एन अनरीजनेबल वे। ठीक है, ठीक है। So the government changed the number from 1 lakh to 1 crore. ठीक है। तो 1 करोड़ का जिसका ड्यू है वो केस फाइल करता है। ठीक है। आप किसी को प्रपोज करते हैं समथिंग कॉल्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है। पुराने ज़माने में आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते थे या जो भी बोलते थे, वो एक बेसिकली क्वालिफाइड प्रोफेशनल है। CS हो सकता है, लॉयर हो सकता है, जो भी, एक एग्जाम पास किया है। आप भी है? मैं नहीं हूँ, आई एम ओनली अ लॉयर। आई एम वेरी क्लियर, आई ओनली अपीयर फॉर और अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पार्टीज। ठीक है। आई एम नॉट एनीथिंग मोर। आर्बिट्रेशन नहीं होता? नहीं, इसमें आर्बिट्रेशन अभी तक नहीं है। अब बात चल रही है इसमें मीडिएशन लाया जाएगा। दैट्स अ फ्यूचर थिंग। बाय द वे, दो टू डिफरेंट थिंग्स। ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी ऑडियंस को, अगर हमारे पास समय होगा। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन 2 अलग अलग दुनिया है बिल्कुल, लेकिन लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं उस वर्ड को। बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। चलिए, वो अगर होगा, समय आएगा तो जरूर। तो अ पिटीशन इज फाइल्ड, कंपनी को मौका दिया जाता है अपना पक्ष रखने का, काउंटर फाइल होता है, दोनों पार्टीज अपनी जो भी हम जिसे बोलते हैं प्लीडिंग्स फाइल करती हैं। ठीक है। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है, देश में 13 या 14 बेंचेस हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस जहां होती है कंपनी की, वहीं केस फाइल किया जाता है उसी बेंच में। ठीक है। सुनवाई होती है। आइडियली अगर
लेंडर ने फाइल किया तो 14 डेज में क्लोज होना चाहिए. अदरवाइज ऑल्सो इट हैज़ टू बी रिजॉल्व फास्टर, वन डिसीजन हैज़ टू बी टेकन फास्टर. लेकिन समय ऑब्वियसली सिस्टम पे बैकलॉग इतना ज़्यादा है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है, कभी 4 महीने लगते हैं, कभी 6 महीने, कभी 8-10 महीने भी लग जाते हैं एडमिशन स्टेज पे पहुंचते पहुंचते. लेकिन आप मान के चलिए 6 से 8 महीने का टाइम पकड़ के चलिए. अगर कंपनी एडमिट हुई इंसॉल्वेंसी में, उस दिन से जिसको आपने प्रपोज किया था एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को कॉल द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल IRP, वो इस कंपनी का एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी आप बोल लीजिए केयर टेकर बन जाता है. उसका काम अब ये है कि 30 दिन के अंदर कंपनी के बुक्स को एक्सेस करे, उसके बाद कंपनी का एक पेपर पब्लिकेशन करे कि हाँ कंपनी इंसॉल्वेंसी में हो गई है. जिन जिन के क्लेम्स बनते हैं इस कंपनी के अगेंस्ट, प्लीज़ आप अपने क्लेम्स हमें भेजिए, हम वेरीफाई करके उसकी एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएंगे लेंडर्स की, और बाकियों के क्लेम्स को जो भी है स्क्रूटनाइज करके या तो उसको वेरीफाई करेंगे और उसको या तो एडमिट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे. वो अपना प्रोसेस है. दिस कैन गेट वेरी टेक्निकल, इसलिए मैं कोशिश करके सिंप्लीफाइड रखूंगा. अगर आपको लगे कि टेक्निकल तो बता दीजिएगा, मैं उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई ठीक है. ठीक है, ठीक है. नहीं अभी तक तो ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है. किसी को ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट में लिख लें, मैं अलग से एक और पॉडकास्ट करेंगे इनके साथ. ठीक है. तो सबसे पहले तो वो ये काम करते हैं, पेपर का पब्लिकेशन निकलता है. जनरली जो बड़ी बैंक्स होते हैं उनको पता चल ही जाता है कि ऐसा ऐसा एप्लीकेशन फाइल हुआ है. बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे फाइल देयर क्लेम्स एंड अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इज फॉर्म्ड. इनकी पहली मीटिंग हो जानी चाहिए विदिन 30 डेज, और 30 डेज के अंदर विदिन सम एक्स अमाउंट ऑफ टाइम. या तो यही इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कंटिन्यूज एज द RP ऑफ द कंपनी, प्रॉपर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो पूरे प्रोसेस को अब आगे जाके रन करेगा. ठीक है. वो प्रोसेस क्या है वो अब हम पैन आउट करेंगे, देखेंगे. या फिर कई बार होता है बैंक्स के प्रेफर्ड कुछ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं कि वो चाहते हैं कि इनको लाया जाए, somebody else is brought in, वो अपना प्रपोज करके लेके आते हैं. That person has to get the right requisite mandate of the support of the committee of creditors. ठीक है. Person takes over. Board gets suspended. तो मैं यहाँ पैरेलली ये भी बताते रहूँगा कहाँ आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं. ठीक है. सबसे पहले स्टेज पे प्रमोटर एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आके उसकी कुर्सी पे बैठ चुका है, तो वो एक्सेस ऑफ बुक्स नहीं देता, फाइनेंशियल्स नहीं देते, अकाउंट्स का ये नहीं देता, तो वो एक हमेशा डिस्प्यूट चलता है. उसका दूसरा एंगल ये भी है कि कई बार इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स टर्न टू बी अ लिटिल, थोड़ा उनको भी सेंसिटिव होना पड़ेगा या कि यू कैन बी वेरी इम्प्रैक्टिकल, यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. आप गुंडा नहीं हो सकते. आप गुंडे तो नहीं करते, लेकिन बट व्हाट दे डू, दे थोड़ा मैच्योरिटी की कई जगह शॉर्टेज ये आ जाती है कि बस यू स्टार्ट बिकमिंग वेरी ब्रैश विद द प्रमोटर. तो हमने देखा एक्सपीरियंस है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्रमोटर्स के साथ एक आई वुड से रीजनेबल तरीके से काम करते हैं, ओवर रीजनेबल होने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ओवर स्ट्रिक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, बट या फर्मली आप अपना काम करें तो यू कैन गेट द डेटा. क्योंकि जब आपका डेटा नहीं होगा आप मैच कैसे करेंगे, आप कैसे COC फॉर्म करेंगे. सही बात है. फिर आपकी लेंडर्स की कमेटी फॉर्म होती है. उसके बाद डे टू डे डिसीजंस होते हैं. कुछ डिसीजंस के लिए 51% अफर्मेटिव वोट चाहिए, मतलब टोटल जिनका 200 करोड़ में से अगर ऐसे लोगों ने अपने क्लेम्स फाइल किए जिसका 170-160 करोड़ तक ही आता है, नाउ दैट 160 करोड़ के क्लेम्स बिकम्स द बेस अमाउंट. उसमें से 51% ऑफ दोज पीपल क्रेडिटर्स वो अपना इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके क्लेम्स फाइल करते हैं, तो जनरली क्लेम बहुत बढ़ के आता है. सो इफ आइदर 51% और फॉर की डिसीजन 66%. पहले 75% हुआ करता था, लेकिन बहुत सारे केसेस में फिर स्टेलमेट्स होने लगे. 66%. अब RP का काम ये है टू बेसिकली फॉर्म समथिंग कॉल एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. कंपनी की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाए. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब कंपनी के पास क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाए. छोटी बैलेंस शीट बना दे. एक एज ऑन दैट डेट क्या सिचुएशन है वो बनाए, बेस्ड ऑन वट एवर डेटा दैट ही और शी कैन एक्सेस. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाले आउट इन द मार्केट थ्रू द न्यूज़पेपर्स कि ये कंपनी की इंसॉल्वेंसी ऑन है. दोज हु आर इंटरेस्टेड एज द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स सच एज अबीर लिमिटेड कैन पॉसिबली कम एंड अक्वायर दिस कंपनी. ठीक है. आप पहले अपना इन प्रिंसिपल ये डालेंगे कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड थ्रू एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. आपकी स्क्रूटनी होगी, पेपर वर्क जो होता है, कुछ ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व. आप खुद एक डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, आप खुद डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए, आपके खुद के NPS चल रहे और आपने बिड कर दिया कंपनी के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए. तो ऑल दोज इश्यूज आर देयर. वो अगर क्लियर करके जो देयर समथिंग कॉल जो EOI वालों को उनको फिर इन्वाइट किया जाता है कि आप अपने रेजोल्यूशन प्लान्स ये करें, तो उनको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव resolution applicants. Resolution applicant is a technical word of basically the acquirer, potential acquirer. ठीक है. कौन इस कंपनी को एक्वायर करेगा. भूषण के केस में आप उसको टाटा को ले सकते हैं जो अल्टीमेट विनर बन चुका था. ठीक है. एक्वायरर. तो फिर रेजोल्यूशन प्लान्स आते हैं
उसके पहले कोई डॉक्यूमेंट उनके साथ शेयर किया जाता है जिसका नाम है रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान. इट इज़ लाइक अ वेरी डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस. डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन होती है एक्वायरर के साथ कि हम आपके साथ कंपनी की इतनी डेटा शेयर कर रहे हैं, आप बाहर शेयर न करें. ओके. और इन सारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग्स में जो सस्पेंडेड बोर्ड है, दे आर अलाउड टू सिट, दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट. ओके. तो ताकि उनको मालूम रहे कि कंपनी में क्या हो रहा है. और अगर बोर्ड में, अगर ये सस्पेंडेड बोर्ड का जो डायरेक्टर है या सस्पेंडेड मैनेजमेंट है, ये एमएसएमई कंपनी का है और ये डिस्क्वालिफाइड नहीं है अंडर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द सेक्शन. ऐसा भी हो सकता है, नहीं होता. इवन दे कैन बिड फॉर द कंपनी. ओके. वो दे ऑल्सो कैन बिड. एमएसएमई हो तो, क्योंकि एमएसएमई को हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, गवर्नमेंट को भी लगता है कि नहीं एमएसएमईज को वी डोंट वांट टू किल दैट, क्योंकि बैकबोन है इकोनॉमी का. और दूसरा, अगर प्रमोटर डिफॉल्टर नहीं है बाकायदा, कि उसका खुद का एनपीए नहीं है या उसके खुद के पर्सनल गारंटीज इन्वोक नहीं है, इसका मतलब कुछ और रीजन से कंपनी एक्सचेंज रीजन से कुछ कंपनीज रनिंग एट फाइनेंशियल डिफिकल्टी. सो लेट दैट पर्सन आल्सो बी गिवन अ चांस. और हो सकता है छोटा प्रमोटर हो, कोई बहुत बड़ा छोटा पार्टनर हो, कोई बहुत बड़ा कुछ ना तो दैट पर्सन कैन आल्सो बिड. फिर द बिड्स कम. व्हेन आई से बिड, बेसिकली रेजोल्यूशन प्लान वर्ड है. ये रेजोल्यूशन प्लान में ये होता है कि एक फाइनेंशियल समरी होती है कि हम 200 करोड़ की कंपनी के अगेंस्ट हम 70 करोड़ रुपए देंगे, और 70 करोड़ रुपए हम देंगे इस रूप में, पहले 60 डेज़ में इतना, फिर 90 डेज़ में इतना, उसके बाद 1 साल में इतना, जो भी अलग अलग टाइम पीरियड्स हो सकते हैं, उसका कोई फिक्स रूल नहीं है. ओके. ऐसे भी प्लान्स हैं जो 2 बुलेट पेमेंट्स में 60 डेज़ में कंप्लीट हो जाते हैं, और ऐसे भी प्लान्स अप्रूव होते हैं जहाँ 3 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा है. ठीक है. कानून के हिसाब से एक सर्टन वाटरफॉल मैकेनिज्म है जहाँ सबसे पहले पैसा मिलना चाहिए, जो प्रोसेस पूरा रन हो रहा है उसके कॉस्ट कवर होने चाहिए. अच्छा. क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है. सही और बात है. उसका पैसा कौन देगा? उसका कौन देगा? वो जो प्रोफेशनल्स को एंगेज करता है, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन ऑडिटर हो, फॉरेंसिक ऑडिटर हो, उसका क्या होगा, वो सारे कॉस्ट कवर होने चाहिए. फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड वर्कमैन ड्यूज, जो वर्कमैन जो कंपनी में काम कर रहे थे उनके पिछले 24 मंथ्स का पैसा. नेक्स्ट होता है एम्प्लॉय ड्यूज. फिर आपके अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, जो आपके लेंडर्स हैं जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है लेकिन पैसा दिया हुआ है. फ्रेंड्स एंड फैमिली टाइप के हो गए, छोटे मोटे आपके लेंडर्स हो जाते हैं, कई बार एनबीएफसीज हो जाती है. नॉन सिक्योर्ड फॉर सम, कई बार बैंक्स भी नॉन सिक्योर्ड होते हैं. ओके. बिना सिक्योरिटी भी दे दिया, टर्म लोन दे दिया 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी. ठीक है. अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. फिर आपका कुछ हद तक होता है कुछ और कैटेगरीज ऑफ ड्यूज. कुछ क्राउन डेट करके होता है, विच इज बेसिकली इन अ वे यू कैन कॉल इट द गवर्नमेंट ड्यूज. एंड देन देयर आर सम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. कुछ ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रेलिंक्विश कर देते हैं, उन बोलते हैं हमको सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हम एट द टॉप, वी वांट टू बी इन द फर्स्ट कैटेगरी एंड गेट द मनी. कुछ ऐसे होते बोलते हैं कि नहीं, हम सिक्योरिटी इंटरेस्ट अपना रखेंगे और उसके बाद कुछ अगर हमारा जो सिक्योरिटी है हम उसको नहीं देंगे कॉमन पूल में, ठीक है. उसके बाद अगर हमें कुछ मिलता है तो हम ये करेंगे. लेकिन जनरली रेजोल्यूशन प्लान्स में आपकी अगर सिक्योरिटी होती है तो अंडरस्टूड कि इट इज़ टेकन एज अ लॉक स्टॉक एंड बैरल. नहीं तो हर सिक्योर क्रेडिटर बोलेगा नहीं मैं तो अपनी सिक्योरिटी लेके बैठूंगा, फिर रेजोल्यूशन आगे बढ़ ही नहीं सकता है. सो इट कम्स इन द कॉमन पूल. समझ गया. उसके बाद आपको आता है लास्ट में ट्रेड क्रेडिटर्स, ऑपरेशन, हम ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बोलते हैं, जहां गवर्नमेंट ड्यूज को भी लाया जा रहा है अब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी, ये वो. तो ये जो लास्ट वाला एवेन्यू है, यहाँ बहुत बड़ा एक तबका है जिनको पूल है, लोग हैं, वॉल्यूम है, जहाँ लोगों को एक्चुअली पैसे नहीं मिल पाते हैं. रीज़न ये है 200 करोड़ ड्यू है, सामने वाले ने 70 करोड़ 70, 60, 80, 90, उससे ज़्यादा जनरली नहीं होता है. 40%, कुछ ऐसे 40%, 50%. आज के दिन ये डेटा ये दिखा रहा है, जो मैंने आपको डेटा बोला कि उसमें करीबन मैं आपको वही कंपनी उस टाइम बता रहा था कि 890 कंपनी में 3.25 लाख करोड़ के रेजोल्यूशन प्लान्स वैल्यू के अप्रूव हो गए हैं. रिकवरी परसेंटेज इज अप्रॉक्सीमेटली 30-33% ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल क्लेम्स दैट हैव बीन मेड. तो अगर 200 करोड़ का क्लेम हुआ है तो आप अगर बेंचमार्क इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से चलेंगे 60 से 70 करोड़. कुछ केसेस ऐसे भी हैं, वन ऑफ केसेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिनानी सीमेंट वाज वन ऑफ देम, जिसमें कोई हेयरकट मतलब कोई ये नहीं था कि 200 करोड़ की कंपनी को 160 या 70 या 100 करोड़ 200 में ही 200 का पूरा 200 में लिया गया. वो रेयर वन ऑफ केस होता है कि पूरी कंपनी की. हाँ, मतलब ऐसा कोई क्यों करेगा? अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे 200 करोड़ का 100 में मिल रहा है तो मैं 200 करोड़ क्यों देके आऊँगा? नहीं, लेकिन कई बार ये भी होता है ना, कंपनी में एसेट है, वैल्यू है, सब कुछ है. अच्छा, ग्रोइंग एसेट हो, लैंड हो सकता है कि जो भी. हाँ, हो सकता है कि थिंग्स आर देयर व्हिच इज गुड. सो दैट्स अ वन ऑफ केस. ठीक है.
तो आपको जब ये 60-70 करोड़ मिलते हैं तो जो आपका जो वाटरफॉल मैकेनिज्म है कानून के हिसाब से आपको उसको फॉलो करना ठीक चाहिए। है। तो वो पैसा नीचे आते आते तो कुछ बचता ही नहीं बचता है। ही नहीं है। तो इसीलिए इन लोगों को बहुत इम्पैक्ट होता है। तो हमने बहुत सारे प्लान्स में देखा है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो होते हैं, वेंडर्स जो होते हैं, सप्लायर्स, उनको 3%, 5%, 8%, 5 से 10% मिलता है, विच इज़ वेरी सैडनिंग। क्या होता है कि यार जो इंसान ने, आप ये बोलते हैं, जुडिशरी भी बोलती है, जो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल सर माथे रिस्पेक्ट करता हूँ, कि banking system is the whatever you can call it, the lifeline, backbone of the industrial whatever of industry. लेकिन आपके जो vendors हैं वो भी तो कुछ तो हैं। आप you decide how you want to how much importance you want to give them. उनको किसी भी रूप में आप कवर कीजिए, नहीं तो क्या होगा, जो MSME vendors हैं जो खुद MSME हैं, उन्होंने आपको माल सप्लाई किया। सही बात है। अब आप जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, ABC लिमिटेड, ऐसी 10 कंपनीज में उनका कहीं पर 2 करोड़, कहीं पर 1 करोड़, कहीं पर 50 लाख, 70 लाख, अगर उनका 10 करोड़ का एक्सपोजर है और उनको आने वाला है सिर्फ उससे 8% या 10% एवरेज, तो 10 करोड़ का 1 करोड़ आएगा, तो वो एक अलग बैंक, वो खुद बैंकरप्ट हो जाएगा, वो खुद इंसॉल्वेंट हो जाएगा। और ये हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक कोलैटरल डैमेज है जिसको अब इट्स टाइम कि डोमिनो इफेक्ट है। किसी रकम से गवर्नमेंट विल हैव टू नाउ कंसिडर एंड लुक इनटू दिस पार्ट। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक सवाल अचानक से स्ट्राइक हुआ, कितनी सस्ती कंपनी आपने देखी है? मतलब एकदम ही छोटा, एकदम सस्ते पैसे में मैं जाके खरीद लूं, सबसे छोटा क्या अमाउंट होता होगा? देखिए कंपनी जितना मुझे पता है बहुत छोटे अमाउंट से भी बन सकती है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ये तो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, टेक कंपनीज कई बार होती है, ठीक है, जहाँ पर कुछ आपको है ही नहीं। मतलब अब वो अगर आपके अंदर, देखिए अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उस टेक्नोलॉजी को समझ सके उसमें क्या है, अगर आपको उसका कस्टमर डेटाबेस चाहिए, कुछ वैसा कुछ चाहिए, या कुछ ऐसी उसकी कोई टेक्नोलॉजी है जो चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो कॉमन, जो एक रेगुलर बिजनेसमैन के इंटरेस्ट के बाहर की चीज़ है, तो फिर वैसी कंपनियां कई बार, आई मीन लिटरली इन लैक्स ऑफ रुपीज़ में अवेलेबल होती है, क्योंकि लिक्विडेशन वैल्यू उनको मालूम है कि अगर इस कंपनी में, देखिए टेक कंपनी में क्या होता है, एक कमरा होता है बस, वो भी ना हो तो भी चलेगा, थोड़ा बड़े रूप में भी कर लेते हैं, ठीक है, रेंटेड स्पेस, टेबल एंड चेयर, कंप्यूटर्स, बस, टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर और एम्प्लॉइज, और शायद आईपी हो तो हो, मैं सॉफ्टवेयर के साथ आईपी, आपके पास ना लैंड है ना मशीनरी है, तो ये दो मेन चीज़ें जिसका पैसा मिलता है, स्पेशली लैंड का, वो है नहीं। सो ऐसी कंपनियां कई बार, इसके अगर आप सारा फर्नीचर वगैरह लिटरली बेच देंगे तो आपको शायद 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ रुपए आने वाला है। तो ऐसी कुछ कंपनियां वेयर पीपल कैन आइडेंटिफाई एंड सी, दिस कैन ऑल्सो बिकम अ न्यू एरिया वेयर, जहाँ जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, अगर वो ऐसी कुछ कंपनीज पे भी ध्यान दे, उनको अक्वायर करे और उनको फिर इन स्टार्टअप्स को ही बोले कि आप इनको रिवाइव कीजिए, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज इनके पास है, पैसा उनके पास है। किसी ने और ने कंपनी स्टार्ट की है जहाँ पर दैट कंपनी हैज़ गॉन इनटू अ बैड शेप, लेकिन कंपनी में कुछ है जो ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है। इट कुड बी प्राइमरीली कस्टमर डेटाबेस और क्लाइंट डेटाबेस, आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज हैं जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। आई होप विद दिस पॉडकास्ट मैं थोड़ा R&D करके देखता हूँ कि कहाँ क्या मिल रहा है। नहीं, कभी लोग मुझे पूछेंगे, मुझे कुछ कंपनियां बताइए, बोले सर मैं वो नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लॉयर हूँ, मैं कोर्ट जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, आई argue on points of law. I'm very happy with that. I don't know beyond that, but there are investment bankers, there are a lot of professionals. उनके पास पूल ऐसा रेडी रहता है कि ना किस टाइप की कंपनी है, लेकिन कहाँ से वसूल, लेकिन उसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट वैसी कंपनीज में होता है जहाँ लैंड बैंक ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली लैंड मिलेगा। तो दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दैट पार्ट। बट हाँ, अगर आपका क्वेश्चन ये था तो बहुत सारे मिल सकते हैं। टेक कंपनीज पे ध्यान रखिए। टेक कंपनीज ऐसी हैं जिन पे लोगों का ध्यान नहीं गया है, और कुछ ना कुछ 10, 20, 50 कंपनी में या 20 कंपनी में अगर आपको 2 भी अच्छी कंपनी ऐसी मिल गई, आई थिंक बड़े इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट, मतलब जो 2 सवाल थे उसमें से पहले वाले पे आता हूँ, जो जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं। जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। हम देखते हैं कि आए दिन न्यूज़ पे, पब्लिक डिबेट्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोर्ट्स में इतने सारे केसेस हैं कि उसका फंक्शनिंग बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। दैट इज़ द सोल रीज़न आई बिलीव कि टाइमलाइंस कई बार फॉलो नहीं होती है। हाउ डू वी सॉल्व दैट? बिकॉज ऐसा नहीं है कि जजेस नहीं है, ऑफकोर्स वी नीड मोर जजेस, वी नीड मोर पीपल इन जुडिशरी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे इसको स्ट्रीमलाइन करके और कंट्री एज अ होल अच्छे से फंक्शन कर सकता है? ठीक है, इसका मैं आपको जवाब 2 पार्ट में दूंगा। ठीक है, पहले मैं स्पेसिफिक आईबीसी के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ, फिर मैं आपको इन जनरल जुडिशरी की बात बताता हूँ। ठीक है, आईबीसी जिस इंस्टीट्यूशन के अंडर में आता है या जिस कोर्ट उसको देखती है, इट्स कॉल्ड द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और उसके ऊपर NCLT, उसके ऊपर एक एपेलेट ट्राइब्यूनल है NCLAT,
जो चेन्नई और दिल्ली और चेन्नई में जिनके बेंचेस हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है सीधा। सो एक तो हाई कोर्ट वगैरह उस सिस्टम को इससे बाहर रखा गया है फॉर वॉट एवर रीज़न। ठीक है। NCLT में इशू ये है, जब स्टार्ट हुआ था मैटर्स, और मुझे स्पेसिफिकली याद है क्योंकि जब हम मैटर्स 2017 में कर रहे थे, हमारे मैटर्स एक्चुअली 14 दिन के अंदर डिसीजन हो रहा था एडमिशन या डिसमिसल, क्योंकि मैटर ही कम थे ना, 5 मैटर 7 मैटर होते थे पूरे, मतलब रोज के 2 मैटर 3 मैटर तो हमें मिल रहे थे, हो जा रहे हैं। सही है। धीरे धीरे क्या होते गए, इतने इश्यूज आते गए, बहुत सारे इश्यूज डेवलप। मैं आपको इश्यूज के आपको 3-4 एग्जांपल देता ठीक है। हूँ। नॉन कोऑपरेशन ऑफ प्रमोटर, ओके। एक एप्लीकेशन बनेगा, ठीक है। आप RP जाएगा कोर्ट के पास, सर मैंने तो इतनी सारी बुक्स मांगी है, टैली मांगा, ये मांगा, वो दे नहीं रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन, आपने क्लेम फाइल किया है 50 लाख का, RP ने एडमिट किया है उसका क्लेम, आपका क्लेम सिर्फ 25 लाख के लिए, किस बेसिस पर? बुक्स में उतना ही दिखा रहा है। आप बोलोगे सर हमारे पास इनवॉइस है, हमने सेल्स किया है, हमने माल डिलीवर किया है, सब कुछ किया है, वो एक डिस्प्यूट हो गया, उसने बुक में डाला नहीं तो मैं क्या करूँ? आपकी क्या गलती सही है, बात उसने क्या? तो आप NCLT जाएंगे। नेक्स्ट सिचुएशन, कई बार थर्ड पार्टीज़ का कुछ ना कुछ और कुछ ऐसा इशू आता है कि कई अटैचमेंट हो गया, बैंक गारंटी किसी ने इन्वोक कर ली, किसी बैंकर ने ड्यूरिंग द मोरेटोरियम, जब इंसॉल्वेंसी का पीरियड जहाँ सब बोलते हैं कि आप रिकवरी ना करें, वहाँ किसी छोटे से अमाउंट को कोई FD मैच्योर हुई, उसको अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लिया, फिर RP जाएगा NCLT के पास कि भैया वो क्रेडिट वापस दो। उसके बाद मतलब देर आर प्लेथोरा ऑफ इश्यूज। मतलब एक उल्टा भी हो सकता है कि उसने 50 करोड़ के लोन को 25 बताया, कोई 50 करोड़ के लोन को 100 भी बता दे, वो बोलेगा भाई इतना तो मैंने लोन ही नहीं लिया, मैं दूं किस चीज़ का। उल्टा भी वो केस कर सकता है। कई बार ये सब चीज़ें भी होती है। उसके बाद एक होता है फॉरेंसिक ऑडिट होती है, ट्रांजैक्शन ऑडिट होती है, जहाँ पता चलता है कि पैसे को मिसयूज़ किया गया है, घुमाया गया, साइफरिंग ऑफ मनी जिसको बोलते हैं, उसके बहुत सारे पिटिशंस लगते हैं। चलो वो जो स्पेसिफिकली ये जो लास्ट कैटेगरी बोल रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशंस या पिटिशंस है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी हर्ड बिफोर अ प्लान इज डिसाइडेड। लेकिन इतने एक जब तक रेजोल्यूशन प्लान स्टेज तक आता है, जब आप एक फाइनल, जब अबीर लिमिटेड इज रेडी टू टेक ओवर ABC लिमिटेड फॉर 70 करोड़ विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द COC, विद लेट्स से 100% ब्लेसिंग, 100% सपोर्ट मिल गया आपको, आपके बाद जो नेक्स्ट बिडर है वो सीधा 10 करोड़ नीचे है, तो यू आर द बेस्ट, आप जीत गए। ठीक है। और आपका पेमेंट भी लेट्स से आप 90 to 120 डेज में खत्म कर रहे हैं, 6 मंथ्स में खत्म करें, विच इज़ टू बी सीन एज अ गुड पेमेंट स्केड्यूल। आपने अपना परफॉर्मेंस बैंक गारंटी वगैरह भी दे दिया, एवरीवन इज हैप्पी। Until these other applications are not disposed of, your plan cannot be decided, क्योंकि एक बार आपका प्लान अप्रूव हो गया तो ये सारे एप्लीकेशन इरेलीवेंट हो जाएंगे। हम लीगल टर्म में बोलते हैं बिकम इनफ्रक्चुअस, इसका कोई रेलेवेंस नहीं। उसके बाद आप उसके बाद जो किसी थर्ड पार्टी है जिसका 50 लाख का क्लेम के अगेंस्ट 25 लाख की एडमिट और ऐसे 200 एप्लीकेशन होते हैं, उन सारे एप्लीकेशंस की वैल्यू क्या रहेगी? क्योंकि प्लान तो अप्रूव हो गया है अब जो अप्रूव होना था NCLT से, कि ये कंपनी को 70 करोड़ में ये खरीद रहे हैं, जिसमें से ये 50 करोड़ लेंडर्स को देंगे, 7 करोड़ अनसिक्योर्ड लेंडर्स को देंगे, 3 करोड़ गवर्नमेंट ड्यूज़ को देंगे, 2 करोड़ EPFO और प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी को मिलेगा, 50 लाख या 70 लाख रुपए ऑपरेशन क्रेडिटर्स को मिलेगा। वो प्लान सैंक्शन हो चुका है, ठीक है। वो प्लान कैन बी चैलेंज इन दी NCLAT एंड दिस एंड दैट, लेकिन जनरली कोर्ट्स वी हैव सीन द ट्रेंड कि एक बार एक प्लान सैंक्शन हो गया, अनलेस देयर इज समथिंग लीगली रॉन्ग विद द प्लान, द अपीलेट ट्राइब्यूनल डजंट वांट टू इंटरफियर। नहीं तो फिर वही हो जाएगा ना कि आप एक अच्छे और आप एक सोल्यूशन पे आओ, और हर सोल्यूशन फिर अल्टीमेटली चैलेंज कर दिया जाए अपीलेट फोरम में और उसको रोक दिया जाए। सो एक वियर्ड सवाल पूछूं और पूछ, आराम से पूछिए। 200 करोड़ I hope this was clear till here, this was clear. कि that is the reason of the delay। जब डिले की बात कर रहे हैं इसीलिए तो बढ़ता जाता ये है। भी बढ़ता हम है। जुडिशरी के डिले पे आएंगे, लेकिन उसके पहले ही इसी से एक सवाल आया। किसी ने 200 करोड़ का लोन लिया, XYZ ने गया, जो भी क्लेम लेम आया और उन्होंने बोला कि 70 करोड़ में बिक रही है। अब रातों रात यही XYZ वापस से खड़ा हो जाए कि हाँ ठीक है, मैं 200 करोड़ का लोन नहीं चुका रहा हूँ, मैं 70 करोड़ चुका के नहीं, क्या उसको राहत मिलेगी? आप क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे बताइए। देखिए लॉजिकली तो हाँ, क्योंकि आप 70 करोड़ में किसी और को भी दे रहे थे, वो बोलता मैं 72 दे देता हूँ, तो 2 करोड़ ज्यादा ही दे रहा हूँ। लेकिन एक दूसरा लॉजिक ये है कि अगर दे सकते तो पहले क्यों नहीं दिए? तो इसका आंसर क्या है? You may be surprised if I tell you the reality on the ground। ठीक है, 20 में से 5 केस में ऐसा होता ये है। होता होगा ना, 5 में होता है। मुझे पता है, पक्का करते होंगे लोग, क्योंकि भाई भारत जुगाड़ का देश है, लोग पक्का जाके इसलिए मैंने बहुत सोचा कि क्या परसेंटेज दूं। 10 में से 2 बोलूंगा, सही नहीं होगा। 25% नहीं, मतलब 20 केस में से चले 3 केस भी ऐसा हो जाता है। मतलब लोग हैं ऐसे जो लास्ट मिनट पे आके बोलते हैं कि ठीक है मैं ही दे देता हूँ। हाईएस्ट बिड इज 72 करोड़, 70 करोड़ ना, 72 करोड़ वन शॉट, यू टेक इट एज माय OTS, वन टाइम सेटलमेंट। एक सेक्शन है 12 कैपिटल A, where the entire process is withdrawn।
1.5 साल पूरा घुमाया, पूरा दुनिया, उसको पता चल गया कि मेरी कंपनी हाईएस्ट केस बेस्ट केस सिनेरियो में 70 करोड़ में जा रही है। मैं 71.5 करोड़ रुपए देके मैं ही अपनी कंपनी उठा लेता हूँ वन शॉट पेमेंट में। बैंक एंड ग्राउंड रियलिटी इज बैंकर्स को अपने पैसे से मतलब है। बट लोन तो 200 करोड़ का था। लोन 200 करोड़ का था, लेकिन अभी वो 12 में अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, बैंकर को ये लग रहा है ना कि आज के दिन, देखिए ये अगेन यहाँ सब्जेक्टिव हो जाता है। 70 करोड़ में अबीर लिमिटेड ने उस कंपनी को या जिस थर्ड पर्सन ने उठाया, उसके बाद बैंकर्स के बाद अभी भी एवेन्यू है टू गो बिहाइंड दिस इंडिविजुअल प्रमोटर फॉर पर्सनल गारंटी इन्वोकेशन, पर्सनल उसके पर्सनल एसेट्स के पीछे। उनको मालूम है कि इसके पर्सनल एसेट्स अभी हैं 30-40 करोड़ के, इसके वाइफ के, इसका घर है, ये वो, तो डेफिनेटली वो उससे वो अप्रूव वो नहीं डील करेगा। ठीक है, अब आते हैं जुडिशरी के प्रेशर। और अगर उसके पास नहीं है बिल्कुल, एंड सेकेंडली ही इज इन दिस केस ही नीड नॉट इवन बी, ही कैन स्टिल बी अ डिफॉल्टर एंड ऑल ऑफ दैट, provided he is giving an amount which the bankers are accepting, क्योंकि this is then not called a resolution plan, वो प्लान नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है मैं कंपनी को, आप समझिए जिस दिन एडमिट हुई थी ना, उसके प्रीवियस डे के सिचुएशन में आई विल रिवर्स द एंटायर क्लॉक बैक। इट्स कॉल्ड 12 कैपिटल ए, मतलब इट्स अ सेक्शन वेयर इन यू इट इज विड्रॉल ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो ये सारा चला ना, आप कभी गए वहां पे ना कुछ हुआ, ये पकड़े 70 करोड़ और बढ़िया 71 करोड़ और निकली। अगर बैंक्स को लगा कि इसके पास दिस इज द बेस्ट वी कैन गेट, इसके पास पर्सनल एसेट्स है नहीं, बट ये अगेन इट विल डिपेंड ऑन अ केस टू केस। अगर पर्सनल ये आएगा ना प्रमोटर, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट द बैंक में से ठीक है चलिए आप 70 बोल रहे हैं, 71 बोल रहे हैं ना, यू गिव मी 80, आई विल गिव इट टू यू इंस्टेड ऑफ 70 टू द अदर कंपनी, क्योंकि फिर देन द बैंक्स डोंट हैव द हेडेक टू गो अगेन, फिर वो 2 साल 1.5 साल पर्सनल गारंटी के पीछे भागेंगे करेंगे। ट्रू, मेक सेंस, मेक सेंस। अब आते हैं जुडिशरी के प्रेशर पे। जुडिशरी पे जो इतना ज़्यादा प्रेशर है बैकलॉग्स का, जनरल जुडिशरी की, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है इन जनरल? देखिए जुडिशरी पर जो बार बार बोला जाता है 5 करोड़ केस पेंडिंग है इस देश में, ऑल दैट, तो सबसे ज़्यादा कोर्ट केसेस तो पेंडिंग है लोअर जुडिशरी में, करीबन 3.5 करोड़ के आसपास, 3.5 करोड़ या उससे भी ज़्यादा है शायद। फिर आता है आपके हाई कोर्ट में विच इज़ अबाउट 1 करोड़ प्लस, एंड देन द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ a few lakh, whatever, some X number of lakhs of cases, or maybe less than that. जुडिशरी की लिमिटेशन अगेन ये है, और ये हार्श ट्रूथ है, एक तो हमारे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सबसे पहले मैं उस इशू को बताता हूँ। इट इज़ एक तो हमारा कॉलेजियम सिस्टम चलता है, जो हाई कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो एक सिस्टम है कि उसी हाई कोर्ट की जो टॉप 3-4 सीनियर जजेस हैं वो अपॉइंट करेंगे, तो उसमें कई बार डिलेज होते हैं। बीच में एक सिस्टम प्रपोज किया गया था कि एक नेशनल NJAC करके एक प्रोसेस को लाया जाए, वेर इन नेशनल जज अपॉइंटमेंट कमेटी, ऐसा कुछ जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाया जाए, जहाँ पर गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होगा, जुडिशरी का भी कुछ रोल होगा, लेकिन फिर उसको फिर ये बोल दिया गया कि नहीं, इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इट वाज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा, बेसिकली नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, लोअर जुडिशरी में भी कई जगह जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं कुछ एग्ज़ाम्स के बेसिस पे होते हैं, लेकिन ओवरऑल जुडिशियल बोथ जजेस एज वेल एज द जुडिशियल स्टाफ आराम से 30 से 40% जो रिक्वायरमेंट है उससे कम है, ये गैप है 30 से 40%, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की एक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिपोर्ट निकली थी, बाकायदा ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट की खुद की निकाली हुई एक डॉक्यूमेंट है, जहाँ ये मेंशन्ड है कि द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लैक्स बाय अबाउट 25 to 30% ऑन एम्प्लॉय सपोर्ट। तो अगर जज बहुत एफिशिएंट होगा भी, अगर ऑर्डर डिक्टेट करने के लिए लोग नहीं है उसके पास, सपोर्ट स्टाफ नहीं है, तो वो क्या करेगा? सही बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये तो हो गया एक तो जजेस के शॉर्टेज के इशू। दूसरा, हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके का है जहाँ वी विल हैव टू ब्रिंग इन चेंजेस। हम IBC में अब चेंजेस आया, देखिए आज भी मैं बोलता हूँ, डेटा ये कहता है कि एक इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस 2-2.25 साल में पूरा एंड टू एंड कंप्लीट होता है। ओके, 2 साल कम से कम पुराने 20 साल वाले से तो सिचुएशन से तो 100 टाइम्स वी आर बेटर ऑफ। पहले तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं था, लिक्विडेशन चल रही है कंपनी की, वाइंडिंग अप चल रही है हाई कोर्ट में 15 साल 20 साल, नोबडी सॉ अ अल्टीमेट सोल्यूशन और क्लोजर टू इट। आज 1.5 से 2 साल में आपको सोल्यूशन आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के मिल रहे हैं, छोटी कंपनीज के तो और भी जल्दी मिल रहे हैं। सिमिलरली जो हालांकि चेंजेस लाए जा रहे हैं, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में हमारे एक लॉ लाया गया फॉर ऑल कमर्शियल डिस्प्यूट्स, जहाँ एवरीथिंग इज टाइम बाउंड, इतने समय के अंदर आपको रिस्पॉन्स फाइल करना है, इतने समय के अंदर आपको ये करना है। तो इन चीज़ों को हमको लोअर जुडिशरी में और स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा कि एवरीथिंग हैज़ टू बी टाइम बाउंड
एंड सम सीरियस एक्शन हैज़ टू बी टेकन. जो ये तो हो गया प्रॉब्लम. अब मैं आपको बता दूं क्या क्या हुआ भी है एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. कुछ तो कोविड के समय बाय डिफॉल्ट हुआ और फिर हमने उसको कंटिन्यू किया. वर्चुअल हियरिंग्स हैव स्टार्टेड इन अ लॉट ऑफ कोर्ट. ऑल द हाई बहुत अच्छी चीज़ है. सारे यूट्यूब में आपका हाई कोर्ट्स में मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स अलाउ वर्चुअल. एनीबडी कैन लॉग इन एंड सी. ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा है. अकाउंटेबिलिटी इज मोर देयर फ्रॉम बोथ फ्रॉम द काउंसिल्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द जुडिशरीज पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एवरीबडीज पर्सपेक्टिव. अकाउंटेबिलिटी है. द प्रेजेंट चीफ जस्टिस इज टाइम एंड अगेन सेइंग कि नहीं, वर्चुअल हियरिंग्स होनी चाहिए, हाइब्रिड हियरिंग्स होनी चाहिए. पर्सन शुड हैव द ऑप्शन ऑफ बीइंग एबल टू अटेंड फ्रॉम वेयरएवर द पर्सन इज. ऑफ कोर्स आपको कोर्ट की एक मर्यादा रखनी होगी. आप ऐसा नहीं कि आप कहीं गाड़ी से अपीयर कर रहे हैं या कहीं और, वो सब नहीं. यू हैव टू अपीयर फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू द कोर्ट. तो एक तो वर्चुअल हियरिंग्स हैव डेफिनेटली बीन अ ग्रेट हेल्प. 12 बिलियन पेजेस शायद खाली डेटा, 12 बिलियन ओल्ड प्लीडिंग्स, उनको डिजिटाइज किया गया है ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स. और बहुत सारे अब हम देख रहे हैं हाई कोर्ट्स में एटलीस्ट जजेस आर नॉट पुशिंग अस टू फाइल कि आप हार्ड कॉपीज फाइल कीजिए. पहले क्या था, हमारे जूनियर, हाँ, जब आई वाज अ जूनियर, 3 ग्रीन कॉपी आप फाइल करेंगे कोर्ट में, सामने वाले को एक सर्व करेंगे 2 कॉपी या 1 कॉपी अपने लिखेंगे. तो अगर मेरी इतनी बड़ी वॉल्यूम होती थी उसके 6 सेट बनते थे. आज वो सब बहुत कम हो रहा है, बेटर हो रहा है. Courts are not insisting. Some courts are, some are not. ठीक है. See, we have to give benefit of doubt also. Judges are also people of a certain age. आप expect नहीं कर सकते कि एक 50, 60 और 55 year old person overnight वो सारी चीजें स्क्रीन पे देख के, iPad पे देख के obviously करने लगते हैं. नहीं हो सकता. Judiciary has gone to the extent, जो recently मैंने पढ़ा है, I was very happy to listen कि one judge was telling the other judge, I think in one of the courts, कि एयर ड्रॉप का सिस्टम कैसे होता है. तो मतलब वहां तक हम लोग सोच रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे हैं. अच्छी चीज है, बहुत अच्छी. बिकॉज ये नहीं होगा तो और फंडामेंटल जो बैकबोन है, जो भी बोलो, वो और वीक होता जाएगा. हाँ, तो टेक्नोलॉजी में काफी सुधार आ रहा है. We have to go for an aggressive appointment of judiciary, aggressive building of infrastructure. For when I say infrastructure of judiciary, court halls नहीं है. Do you know that the toilets are not there for judicial members? कि कितनी जगह हमने दिस इज अगेन कमिंग फ्रॉम दैट रिपोर्ट आई एम कोटिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, कि जहाँ लिखा है कि बहुत जगह तो आपके बेसिक फैसिलिटीज़ की, एमिनिटीज़ की शॉर्टेज है. दे आर ट्राइंग टू मेक अ लॉट ऑफ द कोर्ट्स इंक्लूसिव फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन दीज रिक्वायर टाइम. और कई जगह ये होता है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, लॉ एंड जस्टिस के डिपार्टमेंट से रिक्वेजिशन जाती है शायद, फिर वो लैंड एलोकेट होता है, और टिपिकल जो इंडिया में प्रोसेस है. लेकिन माई ऑलवेज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दिस इज, 10 साल पहले इंडिया की जो हाईवेज का सिस्टम था और आज जो है, एक इंसान ने, गडकरी जी ने, हाईवे के सिस्टम में रेवोल्यूशन ला दिया. आपके न तो दुनिया भर के पहले के जैसे आपके लैंड एक्विजिशन के कितने न डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, न कोई इश्यूज हो रहे हैं. लोग आपको फटाफट सपोर्ट कर रहे हैं. आपकी कंपनियां अच्छा काम कर रही है. अच्छे लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है. शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन इन द लास्ट 8-9 years has gone up 4 times, from $30 billion or something. I have no clue, so I won't. It has gone to a different level. Okay. So अगर एक इंसान इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना सुधार ला सकता है, तो why don't you have some kind of a take a leap from there itself ना, and understand judicial infrastructure में हम कैसे literally at a supersonic speed हम कैसे फटाफट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं. बैकलॉग खत्म हो. बैकलॉग तो खत्म कीजिए आप कम से कम. हम बात, अगर हमें 2047 में विकसित भारत की बात करनी है, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि योर जुडिशरी कांट बी सिटिंग विद बैकलॉग. आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जो एक मौर्यन एम्पायर था, कौटिल्य एंड द जो चाणक्य जी का जो पूरा फिलॉसफी था, जहाँ वो गवर्नेंस की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जुडिशरी. उस पूरे चीज़ में जो धार्मिक एंगल की बात की गई है, धर्मा इज नॉट इक्वल टू रिलीजन, धर्मा इज इक्वल टू राइचियसनेस एंड एथिक्स. और इन दैट राइचियसनेस एंड एथिक्स आप बाकी इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस को डेफिनेटली आगे बढ़ाइए. लेकिन अगर आपका पास लॉ एंड जस्टिस सिस्टम इज वीक और इज नॉट डूइंग पनिशमेंट बन जाए तो प्रॉब्लम है ना. तो इट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम. सो दैट वी हैव टू, वो हमें करना पड़ेगा. दैट नाउ वी हैव टू डू एज एन यस्टरडे बेसिस. हमें अब उस आप जिसको बोलते हैं सारे डिपार्टमेंट्स को, आई थिंक रिसेंटली द पीएम हैज आल्सो सेड कि आप अपना ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए कि अगले 20 साल आप क्या प्लान करने वाले, ताकि हाउ डू वी गो टू 2047 डिपार्टमेंट वाइज. सो आई एम होपिंग कि लॉ एंड इसमें जुडिशरी वाला जो हमारा जो है, उसमें बोथ ह्यूमंस, आई मीन रिसोर्सेज के हिसाब से एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को बढ़ाया जाए. ठीक.
अब बात करते हैं काले धन की। ये काला धन विदेश पहुंचता कैसे, कैसा होता ये? व्हाट यू मेंशनिंग इज ऑफशोर साइट्स होती हैं, वहां जाके कई कंट्रीज होती हैं, यहाँ पैसा चले जाता है। हाउ डज इट एक्चुअली हैपन? एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, एबीसी कोई भी। अब पिछली बार XYZ लिया था, इस बार एबीसी लेते हैं। एबीसी नाम का एक आदमी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जहां से भी है। अब वो काला धन है, किसी भी इलीगल तरीके से लिया हो। अब इसको विदेश में आके कैसे पार्क करते हैं? वो मुझे नहीं मालूम ना, वो नहीं, यू सेइंग ना कि ऐसे कई लोग होते हैं कि पैसे ले लिया, उसमें से कई अमाउंट यूज नहीं किया, हो सकता है उसको कहीं पे और पार्क कर दिया। हाउ डज इट एक्चुअली हैपन? So that is, I mean, I would not know very much in detail how it would happen, but if you have a web of companies, if some of your companies are located offshore, तो आप ये दिखाएंगे कि आपने लोन यहाँ लिया, for some reason you had to invest it into that company abroad. The money went out as an investment or it went out as a loan to that company and it never came back. Okay. So it's not as though you put it in your personal account, it is lying over there and it did not come back. And then from that company there, in that whichever offshore jurisdiction, it can move to possibly of some personal account of some other country or God knows what it is. God knows. So money has, of course, now it has become very, 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 very streamlined and difficult because आप FEMA के दुनिया भर के laws, regulations, you have to undergo a lot of strict, you know, आपके FEMA guidelines बहुत strict very, very strict. It's not so easy, but there was a time जब ये सब हुआ था, मैं specifically वही आपको घूम फिर के 2008-9 से लेके, मतलब first part of UP also wasn't that this thing, 2004 to 2008 crisis के बाद 9 to 14, I would say these 5 years were, if I can say, almost somewhere close to the grey से black period के बीच में of the Indian economy angle. Economy पे बहुत इसका एक negative प्रभाव पड़ा है, wherein a lot of money has either been dwindled, siphoned off, because पैसे की value ही नहीं की गई उस समय. ठीक है, पैसा है सिस्टम में, करो, do whatever however it works. So yeah, that's. ये जो स्विस बैंक का एक कॉन्सेप्ट है, क्या है स्विस बैंक? मतलब वहाँ ऐसा क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, क्या होता है? आई हैव नो क्लू अबाउट दिस। आई ऑल्सो डोंट नो मच अबाउट स्विस बैंक, लेकिन हाँ, स्विस बैंक मैंने ये सुना है अगेन कि apparently they do not disclose the details of their customers, of their clients. To that extent is what I know. Now I don't really know how Swiss Bank could get connected to the Indian, whatever this ecosystem of whatever they are trying to do and things of that nature, but they apparently don't disclose the details of their. Let's talk about नीरव मोदी, विजय माल्या। ये मतलब सवाल अगर मैं ना पूछूं तो मतलब फिर वो गलत लगेगा कि इसके बारे में क्यों नहीं पूछा, मतलब ये तो सबसे क्लीशे है, इसलिए सबसे आखिरी में रखते हैं। What exactly happens to all these companies? अगर इतना बड़ा एक फ्रॉड बोलना चाहिए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलना चाहिए, अगर ऐसा कुछ होता है, हाउ डज द गवर्नमेंट टेक दैट मनी फ्रॉम देम, एंड इफ दे एक्चुअली फ्लाई आउट ऑफ द कंट्री, देन व्हाट हैपेंस? इसमें आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द डेट, बट आई थिंक फरवरी 2023 में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर स्टेट, जहाँ ये बताया गया था कि नीरव मोदी, विजय माल्या और आई थिंक मेहुल चोकसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 3 लोगों के जो भी इन लोगों ने स्कैम किया, व्हाटएवर हैपेंड, आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स, बट आई थिंक 21,000 करोड़ का कुछ था टोटल अमाउंट इन क्वेश्चन, जिसमें से 16-17 हज़ार करोड़ के आइदर एसेट्स, और इट वाज प्राइमरली द एसेट्स, दे वर फ्रोजन बाय द ईडी एंड अंडर PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको फ्रीज किया, फिर धीरे धीरे रिकवर किया, रिलीज़ किया। वो जो ईडी ने जो एसेट्स फ्रीज किए थे उनको रिलीज़ करके बैंक्स को दिया गया, बैंक्स ऑफ ऑक्शनड इट एंड हैव taken some money out of it, to some extent. I'm told, again, if I remember right, that was about 16-17,000 crores. Now I don't know that first hand, I'm talking based on a statement. लेकिन मैं आपको from an IBC perspective बता सकता हूँ, see, Kingfisher, for some reason it has not, from whatever I've seen, Kingfisher Airlines का no IBC process that has been run. Possibly a lot of the monies were काफ़ी पैसा actually recover हो गया था because of the assets that Mr. Malia was holding in the country itself. There was freezing of ED and this and that. Whatever reason they decided not to go for. Specifically, I'm talking about airlines. The other businesses, 1 or 2, yes, they have been run through the process. And there was this company which NCLT Bangalore had admitted it. It was part of the same group, the UB group, and it had run into the insolvency process and acquired by someone else, a third party. So recoveries were happening. Coming to Nirav Modi.
इसमें आई हैव अ लिटिल बिट मोर इफ आई कैन से इनसाइट बिकॉज टू सम एक्सटेंट एंड यहाँ पर अगेन आई हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज आई in personal capacity do advise some of on the lender side if I can say this to some of the people on the lenders side or whatever something on those lines. So मुझे कुछ हद तक मालूम है ग्राउंड में क्या हो रहा है पिछले 3-4 साल से. देखिए ये तो बात सही है कि आपकी जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स थे या जो भी जो ऐसे बने थे 10-12 हज़ार करोड़ के जो PNB का जो भी इशू था, इट वॉज मेड आउट ऑफ थिन एयर. सो एज सच इफ़ यू एक्सपेक्ट कि 12,000 करोड़ का पूरा 12,000 करोड़ या 10,000 8,000 करोड़ रिकवर हो जाए, दैट इज़ बिंग अनरियलिस्टिक. वो सिस्टम का एक फ्लॉ, एक लूप होल को किसी ने मिसयूज़ किया फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर. सो यू कांट नो मच अबाउट इट. वेरी सिमिलर टू अगर आपने स्कैम देखा होगा, स्कैम करके जो सीरीज आई थी हर्षद मेहता पे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कुछ किया था. कुछ बैंकिंग नोट्स या बैंक नोट्स बनाए थे या ऐसा कुछ किया था. नॉट लिटरली बैंक, सम बैंक डॉक्यूमेंट, बैंक नोट्स होते हैं, बैंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नोट वाला नोट बट नोट्स. उसके बेसिस पर एक का दूसरे को देके, दूसरे का तीसरे को देके, दे वर एबल टू जनरेट क्रेडिट. He did the same thing with letter of undertakings. What has happened, but all their group companies, most of their key companies, Firestar International, Firestar Diamond, Gitanjali Gems and Jewelry, all of them have gone into the insolvency process one after the other. काफ़ी challenges आए हैं एडमिट कराने में. 2-2.5 साल तक एडमिशन में इश्यूज थे बिकॉज these big guys are able to obviously get एक बटालियन ऑफ लॉयर्स आते हैं, आर्ग्यू होता है, एंड आई विल नॉट कमेंट ऑन बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम द सेम दिस थिंग. वी समटाइम्स वी अपीयर फॉर समबडी अगेंस्ट समबडी, इज अ डिफरेंट इशू. बट आफ्टर द कंपनी हैज गॉन इनटू इंसॉल्वेंसी रिस्पेक्टिवली, काफ़ी ऐसी इन्वेंट्री और एसेट्स हैं. व्हेन आई से इन्वेंट्री ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, यू कैन गो, योर ऑडियंस कैन गो गूगल इट. ऑक्शन हो रही हैं, टाइम टू टाइम ऑक्शन होती हैं. वैल्यूबल्स, प्रेशियस स्टोन्स, काफ़ी ऑक्शन होके रिकवरीज आ रही हैं. इट मे बी अ फ्यू 100 crores, it may not be as of now thousands of crores, but थोड़ा थोड़ा करके whatever is, जैसे कि क्या हो रहा है, the whole amount जो भी रिकवरी हो रहा है, ED is releasing the inventory in lots, enforcement directorate. जैसे जैसे वो इन्वेंट्री रिलीज हो रही है, अब ये होता है कि हर बैंक का अपना एक क्लेम होता है, स्टेक क्लेम करते हैं. हर बैंक बोलती नहीं मेरा पूरा सिक्योर्ड मेरे पास है, ऐसा वैसा. तो उस चीज़ को रिजॉल्व करते हुए द लिक्विडेटर हु इज डूइंग दिस पर्टिकुलर वर्क इज डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट. तो उनकी कोशिश यही रहती है कि अब हर कंपनी का जितना भी हो सके मैक्सिमम रिकवरी करके वो बैंक्स को अपना अपना रिस्पेक्टिव पैसा दिया जाए. सिमिलरली कंपनी के कुछ एसेट्स भी है, फिजिकल एसेट्स, कुछ बिल्डिंग्स उनकी ओन की हुई है, कुछ लैंड हाँ बिल्डिंग है. आई नो फॉर अ फैक्ट बॉम्बे में एक बिल्डिंग है जिसको रिसेंटली, अभी आई विल नॉट नेम इट, बट जिसको अभी रिसेंटली ऑक्शन किया गया है. उस बिल्डिंग से एक गुड अमाउंट ऑफ मनी हैज़ कम. कई बार सम ऑफ दीज कंपनीज हैव सम शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी, उनको निकाला जा रहा है. तो जो भी तरीके से पैसा हम रिकवर कर रहे हैं, लेकिन या इट हार्ड फैक्ट रिमेन्स कि येस दे हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड दे हैव फ्लेड द कंट्री. अब उनको देखिए वापस ला रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट लीगल सब्जेक्ट. रिपैट्रिएशन के लॉज उनके अपने अलग होते हैं. आई वुड बिलीव दे शुड बी ब्रॉट बैक. मोर देन एनीथिंग एल्स, why such these 2-3 names and maybe a couple of other people, whoever has fled from India का पैसा, Indian banks का पैसा जहाँ officially जिनका देना liable है, they should be at some point, whenever it is, they either should be brought back or certain such action should be taken. Already action is being taken जहाँ future में किसी भी business person को दूर दूर तक सपने में भी ये ख्याल ना आए कि मैं इंडिया में ये करके निकल सकता हूँ. उसको बोलता है ना, यू शुड बी स्केर्ड, आपकी रूह कांपनी चाहिए ये सोच के कि नहीं मैं अगर ऐसा कर, जैसे दुबई में ना कि अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे chop the hand or chop the fingers or whatever it is. That should be the, I would say, I know I'm being a little extreme over here, but क्योंकि this is लिटरली करेंगे नहीं, बट उतना खौफ होना चाहिए. पॉइंट खौफ होना चाहिए. दिस शुड, बिकॉज दिस इज अटैक ऑन, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी इकोनॉमिक टेररिज्म ऑन अस, ऑन द नॉर्मल टैक्स पेयर. हम और आप मेहनत करते हैं, आप 10 लाख का एक लोन लीजिए गाड़ी का, बैंक आपको बोलेगा 70 पेज पे साइन करने के लिए, 60 पेज साइन करने के लिए, आपका पर्सनल गारंटी साइन करवा लेगा. वो बोलेगा आपकी वाइफ की भी पर्सनल गारंटी दीजिए. मतलब 10-12 लाख 15 लाख के लोन के लिए, हाउस लोन के लिए, होम लोन के लिए भी सेम चीज़ है. और आपने इनको लोन्स दिया है. चलिए वो एक पुराना इशू है बैंक्स का जो भी है, लेकिन इवन द कंपनीज, द कॉर्पोरेट्स, आज दे शुड थिंक 10 times बिफोर दे टेक अ लोन कि हाँ मुझे ये लोन वापस देना है. वो पुराना जो एक माइंडसेट था ना कि लोन तो ले लिया, देना तो अपने हाथ में है. जब देना है देंगे, नहीं देना नहीं देंगे, नहीं देना है तो डिक्लेयर कर देंगे कुछ NPA वगैरह जो भी देखा जाएगा.
That has to change. So therefore, the action has to be to that extent merely to set an example or to give a message. Makes sense. On that note, we had a long conversation. बहुत बहुत शुक्रिया for talking to me, and for all those people who are watching this podcast, you can actually read Defaulters Paradise Lost by Anand Mirathia. Thank you very much. To know more in details about the IBC. Thank you so much. Thank you, Abir, for बहुत this मजा आया lovely बात करके. discussion. Honestly बहुत मजा आया. Thank you so Thank much. you. And शुक्रिया. thanks for your audience also.